Hello friends, this is Sherry Asthana. Welcome in my channel Edu Lifetime. Today's video is based on component of external environment from business environment subject. In last video we discussed about meaning, significance, classification and types of business environment. So without further delay let's start the content of video. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट उन इन्वायरमेंटल फोर्सेस को रेफर करता है जो कि बिजनेस की इमीडिएट कांटेक्ट में आते हैं या यूँ कहें जो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, जैसे कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केटिंग, इमीडिएटर और सप्लायर्स एट्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो इन्वायरमेंट उन एलिमेंट्स या फोर्सेस को रेफर करता है जो कि केवल एक बिजनेस को ही नहीं बल्कि माइक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट एलिमेंट का जो इम्पैक्ट होता है ये फर्म टू फर्म डिपेंड करता है, चाहे फर्म सेम इंडस्ट्री में हो ही क्यों ना हो, पर मैक्रो इन्वायरमेंट एलिमेंट्स का इफ़ेक्ट सभी इंडस्ट्री चाहे सेम हो या डिफरेंट सब पर समान रूप से ही इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है आपका कस्टमर फैक्टर। ग्राहक किसी भी बिजनेस की सक्सेस की होता है क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस ही कस्टमर पर डिपेंड करता है। इसलिए कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस को समझना और समय समय पर मॉनिटर करना हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितना लॉयल है ये डिपेंड करता है उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पर। सो बिजनेस में कस्टमर को बनाए रखने के लिए कस्टमर के एटीट्यूड, बिहेवियर और सेटिस्फेक्शन को कंटिन्यू बेसिस पर मॉनिटर करना जरूरी होता है। अब बिजनेस में डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप किसी इंडिविजुअल की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रहे हो, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन, ये सब कस्टमर होते हैं, ये टाइप्स ऑफ कस्टमर होते हैं। ये कस्टमर आपके लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और ग्लोबल बेस पर भी हो सकते हैं। अब सेकंड है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का सेकंड एलिमेंट है कॉम्पिटिटर। कोई भी बिजनेस पूरी तरह से मार्केट में मोनोपोलिस्टिक नहीं हो सकता है, किसी ना किसी तरह से कंपटीशन तो बिजनेस को फेस करना ही पड़ता है। तो हर बिजनेस का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी होता है। आप जो चीज़ बना रहे हो मार्केट में या मार्केट के अंदर सर्व कर रहे हो या जो कस्टमर को दे रहे हो, उसका चाहे एक 10% लेवल पे ही कोई कंपटीशन कर रहा है, पर कंपटीशन होता ही होता है। तो ये बहुत डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है किसी बिजनेस को। थर्ड एलिमेंट इज मार्केटिंग इमीडिएटरीज। इनको मिडिल मैन भी कहा जाता है। मोस्टली बिजनेस में बिजनेस से कस्टमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं जा पाता है, उसके लिए हमें मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ती है। ये इमीडिएटरीज होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, एजेंट्स के रूप में होते हैं। ये मिडिल मैन किसी भी बिजनेस फर्म को प्रमोट करना, उनके प्रोडक्ट को सेल करना और प्रोडक्ट को फाइनल बायर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर। सप्लायर वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के इनपुट पार्ट्स में डील करते हैं, सच एज रॉ मटेरियल, फैब्रिकेटेड पार्ट्स एट्सेट्रा। हर फर्म लो कॉस्ट प्रोडक्शन में डील करती है, बाय विच इट हैज़ टू इंश्योर कि इनपुट की सप्लाई अनइंटरप्टेड हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वर्कर एंड यूनियन। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट वर्कर या एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम नहीं कर सकती है। अब बात आती है कि इस फैक्टर का क्या इम्पैक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशन जिस तरह से होंगे, कंपनी की सक्सेस उसी पर डिपेंड करती है। मैनेजमेंट द्वारा एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना करना, एम्प्लॉय का कंपनी गोल में प्रॉपर इनिशिएटिव होना, कंपनी द्वारा वर्कर की ग्रोथ के बारे में सोचना, ये सब फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। लास्ट एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट इज पब्लिक। अब यहाँ आम बोलचाल में पब्लिक का मतलब लोगों से है, वो लोग जो कंपनी के कस्टमर हैं और नहीं भी हैं। यह पब्लिक को एज एन एलिमेंट इसलिए लिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस को यूटिलाइज करने वाला ही उसे इफ़ेक्ट करता है।
बाकी लोग जो उस प्रोडक्ट के कस्टमर नहीं भी हैं वो भी मल्टीपल तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट, मीडिया ग्रुप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप, लोकल लॉबलिस्ट एटसेट्रा। ये ग्रुप कभी कभी कंपनी के लिए खतरा भी साबित हो जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट पोल्यूशन कंट्रोल, इकोलॉजिकल बैलेंस या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे मुद्दे को उठा सकते हैं, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप कंज्यूमर के साथ होने वाली धोखाधड़ी से रिलेटेड इशू को ओपन कर सकते हैं। ये सब इशू पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। हम चाहे उन प्रोडक्ट को यूज़ करें या ना करें, बट वी लिव इन इन्वायरमेंट, ऐसे मुद्दे हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स पे। मैक्रो इन्वायरमेंट के फोर्सेस अनकंट्रोलेबल, डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हमें याद रखना होगा। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस जिस कंट्री में होता है उसी कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंडीशन को कंसिस्ट करता है। अब ये इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, जैसे नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसीज। सो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं। जैसे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस कंट्री इस टाइम पर डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है। जैसे हम बोलते हैं ना डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, तो ये डिपेंड करता है कंट्री के अंदर डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है। सेकंड इज इकोनॉमिक सिस्टम मींस कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का नेचर किस तरह का है, मींस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी है। इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह की ये है, मींस सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। पर्सपेक्टिव है या लॉन्ग टर्म प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स है, एनुअल प्लान्स है या बजटिंग प्लान है, ये एटसेट्रा, ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का नेचर कैसा है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उस कंट्री का, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके के हैं, पावर सप्लाई, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है, जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, distribution of income, rate of savings and investment, rate of growth of import and export, balance of trade, balance of payments, poverty rate, etc. ये सारी चीज़ें बहुत ही, जो ये पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंट्री में उसका सेटअप है वहाँ का पॉलिटिकल एंड लीगल सेटअप कैसा है। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है एज एन प्लानर, रेगुलेटर एंड प्रमोटर ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री फॉर बिजनेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और लीगल टर्म्स में फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को बहुत मिलते हैं, मतलब सरकार बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं बन पा रही है, बार बार कभी कोई दूसरी सरकार आ रही है, कभी कोई दूसरी सरकार आ रही है, तो हर सरकार अपने हिसाब से चेंजेस करती है। गवर्नमेंट बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट करती है जो कि कई तरह के एक्ट और राइट्स प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक लेजिस्लेशन को बनाना गवर्नमेंट का काम होता है जो कि समय समय पर अमेंड्स होते रहते हैं। इसके अलावा कई तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ये पॉलिसीज़ लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड्स एरिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट चल रहा है। किसी भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर और कल्चरल बिजनेस एक्टिविटीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। हर सोसाइटी के अपने अपने कस्टम्स, वैल्यू, एटीट्यूड, हैबिट, लैंग्वेज, हर चीज़ अलग होती है। सो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस फर्म किसी भी मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट या सर्विस देता है तो उसे उस सोसाइटी की कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस का डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट उस कंट्री की पॉपुलेशन के साइज और स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है।
डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं जैसे पॉपुलेशन का साइज एंड ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एज कंपोजिशन, जेंडर कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्टिंक्शन लेवल, एजुकेशनल लेवल, फैमिली साइज क्या है, फैमिली लाइफ साइकिल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या है, ये सब बहुत डिपेंड करता है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर होता है। इनफैक्ट एक ही कंट्री में डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे आप इंडिया को ही देख लीजिए, बहुत बहुत ही थोड़े थोड़ी दूर पे ही जाके लैंग्वेजेस में चेंज आ जाते हैं, तौर तरीक़ों में चेंज आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट बनाती है। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट उन सभी फैक्टर को कंसिस्ट करता है जो कि किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाने वाली मशीन से रिलेटेड होता है या प्रोसेस से रिलेटेड होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। जैसे यूएसए और भी अदर कंट्रीज़ अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और इंस्ट्रूमेंट को 110 वोल्ट्स में डिज़ाइन करती है। वहीं इंडिया में दे आर मेड फॉर 220 वोल्ट्स। कोई भी बिजनेस फर्म्स, इनफैक्ट कोई भी कंट्री आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ परसिस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एट्सेट्रा, ये सभी फैक्टर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को के अंदर आते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के बिजनेस ऑपरेशन पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। ग्लोबल लेवल पर एक कंट्री कितना डेवलप है, ये उस कंट्री के इंटरनेशनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लास्ट है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। किसी भी कंट्री का बिजनेस बहुत इफेक्ट करता है उस कंट्री के नेचुरल इन्वायरमेंट की क्वालिटी क्या है। बहुत सारी कंट्री में बहुत से बिजनेस केवल इसलिए इस्टेब्लिश है क्योंकि उनके पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि किसी और कंट्री में या तो है नहीं, और अगर हैं तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज से वो रॉ मटेरियल मिलता है जो कि पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री वही पॉसिबल है जहाँ गन्ने की पैदावार के सुटेबल क्लाइमेट हो और सॉइल कंडीशन हो। नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है, साथ ही किसी कंट्री की इकोनॉमी लेवल पर बहुत ज़्यादा असर होता है। सो यहाँ हमारा वीडियो का कंटेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और हेल्प मिलेगी बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को समझने में। मेरे चैनल को बूस्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई विल बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।